हेलो बच्चों। आज हम लेके आए आपके लिए एडवांस केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर थ्योरी। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर थ्योरी के अंदर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ कार्बोनिल। आज आपको कार्बोनिल का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना हम सिखाएंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि सर आप अपनी क्यों पढ़ा रहे हो, इसका यूज क्या है। तो बेटा प्रॉब्लम ये है, जो आपके पास क्लास 12th है, क्लास 12 के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके, ये पार्ट 1 के अंदर आपको मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर आपको एक टॉपिक पढ़ना होता है जिसका नाम होता है सिनर्जी। सिनर्जी मेटल कार्बोनिल, सिनर्जी मेटल कार्बोनिल। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप तभी समझ पाओगे जब आपको कार्बोनिल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। और कार्बोनिल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहाँ पढ़ाई जाती है? आपको क्लास 11th में। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो होता क्या, बच्चा 11th में तो पढ़ता नहीं है ढंग से, है ना। और जब 12th में ये टॉपिक आता है तो उसको रखता है कि इस टॉपिक में तो सब कुछ याद करना है, समझने वाला कुछ है ही नहीं। क्योंकि 12th में भी टीचर ये बोल देता है कि 11th में आपने पढ़ा होगा, और 11th में पढ़ाता नहीं है क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। तो आज आराम से आप बैठिए, ये जो पूरा वीडियो लेक्चर है ये आपका बेस्ड है क्लास 11th की केमिकल बॉन्डिंग पे, ठीक है। चलिए अब ज्यादा टाइम और वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखो बेटा, जो कार्बोनिल होता है सीओ, सीओ को हम बोलते हैं अपना कार्बोनिल, ओके। और कार्बोनिल जो है बेटा ये हमारा एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, इसको आज के बाद याद रखना। कैसा ऑक्साइड है ये? एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। तीन ही न्यूट्रल ऑक्साइड है, सीओ, एनओ और एन2ओ। तो कार्बोनिल भी हमारा क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो कार्बोनिल का बेटा ये होता है हमारे पास स्ट्रक्चर। क्लियर है कि नहीं है? अब थोड़ा सा आपको चीजें यहाँ पे समझना पड़ेगा। आपको ये पता है बेटा, जब भी दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड बनता है, जब भी दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड बनता है तो वो हो गया सिग्मा, फिर आ गया पाई और फिर आ गया पाई। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ बीबीटी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखोगे, यहां से देखो, बस कार्बोनिल को देखने का थोड़ा सा नजरिया आपको बदलना है। अगर आप यहां से देखोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो कार्बन है, जो आपका कार्बन है, उस कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म कर रखे? तीन बॉन्ड फॉर्म कर रखे। अगर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तीन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। और साथ में बेटा आपको यहाँ से एक लोन पेयर भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर एक लोन पेयर दिख रहा है। तो एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दो। तो आपको लग नहीं रहा कि कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 8। मतलब कार्बन का क्या कंप्लीट है बेटा? कार्बन का कंप्लीट है ऑक्टेट। क्लियर है कि नहीं है? कार्बन का हमें क्या कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है? ऑक्टेट। अब देखो जरा, नजरिया अपना देखने का नजरिया चेंज करो। अगर बेटा मैं इस डायग्राम को इस तरीके से रीड करूं, यहाँ पे देखो, अगेन सेम चीज हमें यहाँ पे दिखेगी। अगर हम बात करेंगे अपने ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन ने भी कितने बॉन्ड बना रखे? तीन बॉन्ड बना रखे। तो इसका मतलब एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो तीन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और साथ में बेटा देखो, ऑक्सीजन के पास भी हमें क्या दिख रहा है? एक लोन पेयर। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स? दो इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्सीजन के पास भी, अगर कोई आपसे पूछे बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और ऑक्सीजन का भी क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इतना आप क्या स्ट्रक्चर याद रख पाओगे कार्बोनिल का? आज के बाद कार्बोनिल का स्ट्रक्चर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कार्बोनिल के स्ट्रक्चर में? देखो जरा, फिर से मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। हमने क्या करना है? कार्बन लेना है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनाना है? तीन बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं है? ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर, कार्बन के पास एक लोन पेयर। फॉर्मल चार्ज में अभी नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखो जरा आगे की कहानी सुनो, आगे क्या हो रहा है। देखो बेटा, अगर कोई आपसे पूछे आपको फाइंड करनी है, आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है। जरा देखो आप, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए आपके टीचर ने जो भी मेथड पढ़ाया होगा वैसे आप करना। मैं अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाता हूँ वो बता रहा हूँ। कि मैंने बच्चों को बोला है कि बेटा आप जब हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना चाहते हो तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करने हैं। क्या काउंट करने हैं? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। जैसे कि अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो ये बॉन्ड सिग्मा, ये बॉन्ड पाई और ये वाला बॉन्ड भी आपका क्या है? पाई है। इसका मतलब बेटा अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कितना हो गया? एक। और अगर मैं बात करूं लोन पेयर की, तो लोन पेयर भी कितना है आपके पास? एक। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सिग्मा बॉन्ड
सिग्मा बॉन्ड प्लस एलपी। एलपी का मतलब होता है लोन पेयर। सम कितना आ गया इसका 2, और अगर इसका सम 2 आएगा तो हाइब्रिडेशन कौन सी होती है बेटा, एसपी। हाइब्रिडेशन कौन सी होगी हमारे पास, एसपी। तो एसपी क्या है, हाइब्रिडेशन। अब एसपी हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है बेटा, हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। हमारे पास क्या होंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नाम क्या होंगे, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नाम एसपी होंगे। ठीक है, देखो हुआ क्या, कहानी समझो, कहानी क्या है कि कार्बन, अगर कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो होगा क्या, कार्बन का एक एस कार्बन के एक पी के साथ, कार्बन का एक एस कार्बन के एक पी ऑर्बिटल के साथ, मतलब कार्बन का एक वन एस, ये वन का मतलब वो है एक, कार्बन का एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या हो गया, कंबाइंड हो गया। और उसने क्या बना दिया, उसने दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर दिए, दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर दिए। और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम क्या है, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। बेटा देखो जरा यहाँ पर, सो एक एस एक पी कंबाइंड होके बना रहे हैं दो एसपी ऑर्बिटल, है ना। यहाँ पे जरा समझना, ये हो गया एक एसपी ऑर्बिटल, ये हो गया एक एसपी ऑर्बिटल। एक चीज ध्यान रखना, जो ये दो एस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्या होगी, एनर्जी सेम होती है। एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। शेप कैसा होता है, शेप भी सेम होता है। और ओरिएंटेशन भी कैसी होती है, ओरिएंटेशन भी सेम होती है। क्लियर है कि नहीं है, ओरिएंटेशन भी कैसी है, सेम है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल भी एसपी है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल भी एसपी है। ये हानि को सुनो, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, देखो जरा यहाँ पे। सो था क्या कार्बन के पास, कार्बन ने क्या बना रखा, एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब एक हो गया बॉन्ड पेयर। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और एक बना, एक है उसके पास लोन पेयर, है ना। तो क्या होगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होगा बॉन्ड पेयर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होगा लोन पेयर। पहले आप ये समझो, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होगा बॉन्ड पेयर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होगा लोन पेयर। अब जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर होगा, क्योंकि बेटा लोन पेयर जो होता है न्यूक्लियस के पास होता है, लोन पेयर जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा वहां पे परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होंगे। अगर इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होंगे, तो जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में बॉन्ड पेयर है, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंट एस करेक्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है। जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है वहां पे परसेंट एस करेक्टर ज्यादा हो जाते हैं। तो होता क्या है बेटा, कहानी क्या है, कहानी ये है कि ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, ये थे तो सेम एनर्जी के, पर एक के अंदर गया बॉन्ड पेयर, एक के अंदर गया लोन पेयर। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे ये भी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के हो गए। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हमें सेम एनर्जी के लग रहे थे, अब इसको इस तरीके से समझो, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि सेम एनर्जी के थे, एक एसपी एक दूसरा एसपी, पर ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो गए, दो डिफरेंट एनर्जी पे चले गए। जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर होगा वहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा, परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होगा, वो लो एनर्जी पे होगा। और जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर बॉन्ड पेयर होगा वहां पे अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, परसेंट एस करेक्टर कम होगा, वो थोड़ा हाई एनर्जी पे होगा। तो आई थिंक इतना कार्बोनिल के बारे में इंफॉर्मेशन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, जो मैं यूज करने वाला हूँ। तो एक काम करता हूँ, अभी तक मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया उसको इन शॉर्ट बता देता हूँ। ये हो गया आपके पास कार्बोनिल का स्ट्रक्चर। पहले तो आप इतना याद करेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल। क्लियर है, क्या आप इतना पॉइंट याद रख पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की हाइब्रिडेशन कौन सी है, sp। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इन कार्बोनिल, इन कार्बोनिल कार्बन एंड ऑक्सीजन हैव sp hybridization, sp hybridization। पॉइंट नंबर 3 बेटा, पॉइंट नंबर 3, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कार्बोनिल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बोनिल। तो आप बोलोगे सर देखो कार्बोनिल के अंदर कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 6। कार्बोनिल के अंदर ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। तो कार्बोनिल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 14। ये याद रखना, कार्बोनिल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 14 होते हैं।
क्लियर है कि नहीं है? कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। होगा क्या बेटा? जब कार्बोनिल का फॉर्मेशन होगा, अब मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको एमओटी की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। एमओटी क्या कहती है? एमओटी ये कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और नियरली सेम एनर्जी, वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कैसी है, सेम है या फिर ऑलमोस्ट सेम, नियरली सेम है ना? एंड सेम साइज एंड ओरिएंटेशन। ये बेटा एमओटी कह रही है। एमओटी ये कह रही है कि वो सब एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है या नियरली सेम है, जिनके साइज सेम है, जिनकी ओरिएंटेशन सेम है, वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कंबाइंड। वर कंबाइंड। उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या करा हमने? कंबाइंड कर दिया, वेल कंबाइंडेड। और जब ये कंबाइंड होंगे तो दो नए, सपोज करो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएंगे। एंड यहां लिख देता हूं, एंड फॉर्म टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर इतना याद रख पाओगे? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है। मैं सिर्फ, क्योंकि मुझे कार्बोनिल पढ़ाना है तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुझे देनी पड़ेगी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़ी ये कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होंगे। क्वेश्चन आएगा सर कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल किसी के साथ कंबाइंड हो सकता है? नहीं, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी या नियरली सेम होगी, जिनके शेप कैसे होंगे? सेम होंगे, जिनकी ओरिएंटेशन कैसी होगी? सेम होंगी, तो वो कंबाइंड हो जाएंगे। और जब वो कंबाइंड होंगे तो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इसके अंदर एक पॉइंट लिखेंगे, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बेटा एओ से परेशान नहीं होना, एओ का मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ, या ऐसे लिख देता हूं, सेम नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। मतलब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए तो दो ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म। अगर बेटा चार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन से समझाता हूं, देखो क्या था बेटा। मेरे पास एक H2 मॉलिक्यूल है। क्या है मेरे पास? एक H2 मॉलिक्यूल। थोड़ा बताना पड़ेगा तभी कार्बोनिल में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये H2 मॉलिक्यूल बना क्या होगा बेटा? एक हाइड्रोजन आया, एक दूसरा हाइड्रोजन आया। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, है ना? एटॉमिक मास कितना है? 1। तो बेटा ये वाला हाइड्रोजन अपना 1s एटॉमिक ऑर्बिटल लेके आएगा, ये वाला हाइड्रोजन भी अपना 1s एटॉमिक ऑर्बिटल लेके आएगा। पहले ही बताओ, इतना समझ में आया? अब क्या हो रहा है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल, बेटा देखो ध्यान से सुनना, कहानी सुनना। ये एटॉमिक ऑर्बिटल किसका है? हाइड्रोजन का। ये एटॉमिक ऑर्बिटल किसका है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल है तो इन दोनों की एनर्जी क्या होगी? इस वाले हाइड्रोजन के 1s की एनर्जी इस वाले हाइड्रोजन के 1s की इक्वल होगी, क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल भी हाइड्रोजन का है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल भी हाइड्रोजन का है, तो ये दोनों कंबाइंड हो गए। तो देखो जरा यहाँ पर, तो पहले वाले हाइड्रोजन का 1s दूसरे वाले हाइड्रोजन के 1s के साथ क्या होगा? कंबाइंड होगा। जरा बता सकते हो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड कर रहा हूं? ये मेरे पास है एटॉमिक ऑर्बिटल 1, ये है मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल 2। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो गए? कंबाइंड। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होंगे तो बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? दो बनेंगे। अब होता क्या है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि लो एनर्जी का होता है। अगर मैं वाई एक्सिस पे एनर्जी बना दूं, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में क्या है? देखो जरा, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी और ये है हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? कम। और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है? ज्यादा।
जिसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो बेटा, आपको पता है जब 1s के साथ कंबाइंड होता है, अगर मैं बीवीटी की बात करूं, ये मेरे पास क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो इन दोनों के बीच में, इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। और ये जो ओवरलैपिंग है ये कैसी है हमारी, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग है। तो इस ओवरलैपिंग से, जब भी ओवरलैपिंग अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है, तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। मतलब 1s के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम भी हमने ऐसे ही रखे, जैसे 1s के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनके नाम भी क्या हो गए, सिग्मा। तो सिग्मा बीएमओ, मतलब इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा हमारा क्या हो गया, सिग्मा एबीएमओ, इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई थिंक इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आया बेटा। अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा जी जल्दी से आप मुझे एनर्जी का ऑर्डर बता दो, किसका ऑर्डर बताना है आपको, एनर्जी का ऑर्डर बताना है, तो क्या आप मुझे, देखो जो लाइन में लिख रहा हूं इसको फील करना, फील करोगे तो मजा आएगा कि आपको मिनिमम एनर्जी पे क्या दिख रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी किसकी है, एटॉमिक ऑर्बिटल की, देखो। और एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल से थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी किसकी है, एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब ये आपके पास किसका ऑर्डर हो गया, एनर्जी का ऑर्डर। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ जरा मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। आपको पता है जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद क्या आता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। और सबसे मिनिमम स्टेबल क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना आपको समझ में आया। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बने कैसे। तो एक बार बता देता हूँ बच्चों, जिनको आता है प्लीज आप यहाँ से स्किप कर लो वीडियो को, और जहां से आपको देखना है आप वहां से देख लो। पर जिनको नहीं समझ में आता उनको मैं बता देता हूँ हो क्या रहा है, ठीक है। देखो बेटा, ये मैंने एक 1s ऑर्बिटल लिया, आपको पता है एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, स्पेरिकल होते हैं कि नहीं होते हैं। इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का फेस कैसा ले लिया मैंने, पॉजिटिव। हमें पता है इलेक्ट्रॉन के पास कैसा मोशन होता है, वेव मोशन होता है ना। कैसा मोशन है इलेक्ट्रॉन के पास, वेव मोशन है, क्योंकि हमारे पास कौन सी थ्योरी आ चुकी है, आपने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी होगी ना, वेव क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा मोशन है, वेव का मोशन है। अब इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन को डिफाइन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं बेटा, इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन। और इसी मैथमेटिकल इक्वेशन का नाम होता है, क्या नाम होता है इसका, इसको आप बोल सकते हो शाई बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप, इसको शाई बोल सकते हो। आपने इसको क्या बोला, शाई बोला। मतलब इस 1s के अंदर, हाँ, क्या बोलते हैं इसको, वे आप चाहो तो इसको वेव फ्रंट भी बोल दो, वेव फ्रंट भी बोल सकते हैं इसको, है ना, कोई इशू नहीं है। देखो, इस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हमने इसके वेव मोशन को रिप्रेजेंट करा शाई के साथ। अब मैंने एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया, ये भी 1s का है। इसके अंदर बेटा जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सपोज करो वो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आपने इसको क्लॉकवाइज ले लिया, क्या ले लिया आपने, इसको क्लॉकवाइज ले लिया, तो अगर मैंने यहाँ पे माइनस मोशन दिखाया है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी हो गई मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, है ना। और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ वो शाई2 हो गया। अब आप ध्यान से सुनना, इसके पास भी एक वेव का मोशन है, इसके पास भी वेव मोशन है। आपको पता है दो वेव, जब दो वेव कंबाइंड होती हैं, जब दो वेव कंबाइंड होती हैं, ऐसा यहाँ पे लिख देता हूँ, वेव कॉम्बिनेशन, जब दो वेव हमारे क्या होते हैं, कंबाइंड होती हैं, है ना, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, क्या तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, क्या वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, या फिर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव, क्या वो करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ लिख देता हूँ, इंटरफेरेंस भी लिख देता हूँ ताकि समझ में आए।
क्योंकि आपको पता है वेव है ना, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कर सकती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कर सकती है। अब बेटा देखो कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, आप इसको समझो। जैसे एक पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वेव एक क्लॉकवाइज वेव के साथ क्या हो जाए, कंबाइंड हो जाए, या एंटी क्लॉक डायरेक्शन की वेव एक एंटी क्लॉकवाइज वेव के साथ क्या हो जाए, कंबाइंड हो जाए। तो इस टाइप के हम मोशन को बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस टाइप के इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, प्लस वाला कंबाइंड हो गया माइनस के साथ, या माइनस वाला कंबाइंड हो गया प्लस के साथ। जैसे आप इस वाले क्वेश्चन को समझो, अगर बेटा मैंने शाई वन प्लस शाई टू किया होता, क्या किया होता मैंने, शाई वन प्लस शाई टू, तो यहाँ पे अगर आप ढंग से देखोगे शाई वन का मतलब कौन सा साइन है, ये पॉजिटिव, और शाई टू कौन से साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे जो कंबाइंड हो रहे हैं वो निगेटिव पॉजिटिव कंबाइंड हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे इंटरफेरेंस कौन सा हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या आप इतना समझ पा रहे हो, इंटरफेरेंस कौन सा हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उससे होता क्या वो समझो। होगा क्या बेटा, जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सपोज करो इस वाले ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव 1s के अंदर, और इस वाले 1s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो है निगेटिव। आपने क्या करा, आपने बोला ये है शाई वन, ये है शाई टू। आपने डायरेक्ट क्या करा, शाई वन प्लस शाई टू कर दिया, और आपने बोला कौन सा इंटरफेरेंस है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है डी आई। तो होगा क्या बेटा, जब जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो जो न्यूक्लियस होते हैं ना, न्यूक्लियस, फिर से सुन लो, जो न्यूक्लियस होते हैं उन न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के बीच में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे होता है, साइड में होता है। देखो जरा, जरा समझना, ये एक न्यूक्लियस है, ये हमारा एक न्यूक्लियस है, इंटरफेरेंस कौन सा है, डिस्ट्रक्टिव। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस के बीच में से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर न्यूक्लियस के बीच में से खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन। क्या मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन मिलेगी। और इस रिपल्शन की वजह से बेटा यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है, जब भी रिपल्शन होता है एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और एनर्जी इंक्रीज होना मतलब स्टेबल की अनस्टेबल, अनस्टेबल बन जाना। और जब हमारे पास अनस्टेबिलिटी आती है उसी को हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ में आया। अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में मैं आपको डिस्ट्रक्टिव करके दिखा दिया, अब मैं कंस्ट्रक्टिव करके दिखा रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए दो तरीके हैं, क्या तो प्लस के साथ प्लस कंबाइंड हो जाए या माइनस के साथ माइनस कंबाइंड हो जाए। जैसे बेटा शाई वन जो है, शाई वन कैसा है, पॉजिटिव, और शाई टू कैसा है, निगेटिव। अगर मैंने शाई वन के साथ निगेटिव शाई टू को ऐड किया होता तो शाई वन कैसा है आपका, पॉजिटिव, और निगेटिव शाई टू भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। जब ये कॉम्बिनेशन बनेगी तो उस समय कौन सी इंटरफेरेंस होगी, उस समय हो जाएगी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सी हो गई इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या होता है, यहाँ पे पहले लिख लो फिर बता देता हूँ डायग्राम बना के। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस, प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस। तो जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के बीच में बढ़ जाता है। देखो जरा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराओगे, देखो बेटा ये पहले एटॉमिक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, ये दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो साइडों में कम हो गया, और ये जो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा हो गया, मैक्सिमम। अब बेटा देखो, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, और बीच में क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के बीच में आया, इसने क्या करा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन को मिनिमाइज कर दिया। न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन क्या हो चुका है इस समय, मिनिमाइज हो गया। समझ में आ रही है कहानी, क्या हो गया, ये मिनिमाइज हो गया। और जब ये रिपल्शन मिनिमाइज होता है तो एनर्जी कैसी होती है, एनर्जी हो जाती है लो। सो क्या होगा बेटा, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और जब एनर्जी डिक्रीज होती है तो क्या मिलती है हमें, स्टेबिलिटी।
क्या मिलती है हमें? स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी का मिलना ही हमारे लिए क्या कहलाता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपको समझ में आ रहा है कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बन क्यों रहे हैं? अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो बन जाएगा बॉन्डिंग, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग। समझ में आई कहानी? आओ जरा मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं तुमको। अब मैं बताना नहीं चाहिए पर इसलिए बता रहा हूं कि शायद कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा तो वो एडवांस के कुछ क्वेश्चन कर पाएगा। देखो बेटा, मेरे पास एक 2pz है और ये भी मेरे पास एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका नाम भी 2pz है। मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देता हूं पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस। मैंने बोला बेटा इसका वेव फंक्शन है ψ1, इसका वेव फंक्शन है ψ2। अब आप लोग खुद सोचना, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन के आंसर देना। जब मैं लिखता हूं ψ1 प्लस ψ2, ψ1 माइनस ψ2, माइनस ψ1 प्लस ψ2, और माइनस ψ1 और माइनस ψ2, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? जब बेटा मैंने, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करना, आप बस इनका आंसर लिख के देना क्या क्या होगा, कि ए में क्या होगा, बी वाली कंडीशन में क्या होगा, सी वाली कंडीशन में क्या होगा, डी वाली कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, सो 1 2 3 4 5। ओके, अब मैं कराना स्टार्ट करता हूं। देखो, जब मैंने ψ1 प्लस ψ2 करा बेटा, तो पॉजिटिव लोब के साथ पॉजिटिव लोब ओवरलैप करेगी, मतलब पॉजिटिव के साथ जो लोब ओवरलैप कर रही है पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? इंटरफेरेंस। और कौन सी इंटरफेरेंस होगी? कंस्ट्रक्टिव। सी डॉट आई का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पर बेटा एक बात बताओ, जब मैं ψ1 माइनस ψ2 करता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ψ1 प्लस माइनस ψ2। अब देखो ψ1 कैसा है? पॉजिटिव। पर माइनस ψ2 कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब यहाँ पे जो ओवरलैप हो रही है पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ, अपोजिट साइन आ रहा है लोब में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, इसी तरीके से माइनस ψ1 प्लस ψ2 का मतलब हो गया, देखो, माइनस और प्लस, फिर से क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और माइनस ψ1 माइनस ψ2 का मतलब हो गया माइनस माइनस, मतलब जब आप माइनस ψ1 करोगे तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस और ये माइनस से हो जाएगा प्लस, और जब आप इसके आगे माइनस लगाओगे तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस और ये माइनस से हो जाएगा प्लस। तो बेसिकली बेटा माइनस माइनस के बीच में क्या हो रही है? ओवरलैपिंग, मतलब सेम फेस में ओवरलैपिंग हो रही है। तो फिर से क्या बनेगी हमारे पास? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बच्चों ये समझ गए, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो क्या बनने वाले हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो क्या बनने वाले हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया? इसका एक बार डायग्राम बना के दिखा दूं आपको। देखो देखो, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पे होगा? न्यूक्लियस के बीच में। तो आप क्या करोगे? आप क्या करने वाले हो बच्चों? मैक्सिमम, आप क्या करने वाले हो? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को न्यूक्लियस के बीच में लेके आ जाओगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कहां पे ले गए आप? न्यूक्लियस के बीच में। देखो जरा, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा गया न्यूक्लियस के बीच में। बेटा देखो, ये मेरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये मेरा न्यूक्लियस है ना? क्या तो यहाँ पे प्लस प्लस होगा या फिर यहाँ पे माइनस माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे साइन लगा लो, माइनस प्लस जो लगाए लगा लो। इसका मतलब बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे आ गया? न्यूक्लियस के बीच में। अगर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ चला जाता? साइड में। देखो, ये हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमने यहाँ पे लगाया और एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम ले गए साइड में। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही नहीं है, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में क्या करने वाले हो आप? न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारा रिपल्शन मिलने वाला है। अब यहाँ से बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा सकती हैं। मैं पढ़ाना हुआ तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर मैं हल्का सा बता के निकलता हूँ बेटा। तो ये आपको समझ में आया, ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? एक हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एक हो गया आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा यहाँ देखो, आपको पता है न्यूक्लियस पे तो कभी इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। इसका मतलब अगर मैं एक ये वाला वर्टिकल प्लेन कट करूं, अगर मैं एक
ये वाला वर्टिकल प्लेन देखो, इस वाले वर्टिकल प्लेन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना है? 0, क्योंकि ये प्लेन कहाँ से पास हो रहा है? ये वाला जो प्लेन है पास थ्रू न्यूक्लियस, पास थ्रू न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता, और जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? नोड। इसका मतलब ये भी एक नोडल प्लेन है, ये भी हमारा एक नोडल प्लेन है, और ये भी एक नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन। इसका मतलब बीएमओ के अंदर कितने नोडल प्लेन मिले? नोडल प्लेन मिले आपको 2। कब? जब एक पीजेड पीजेड के साथ ओवरलैप कर रहा है। पर जब बेटा हम एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे ना, तो एंटी बॉन्डिंग में ध्यान से देखो, एक तो नोडल प्लेन ये होगा क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एक नोडल प्लेन ये होगा जो कि पहले एटम, पहले पीजेड के न्यूक्लियस और दूसरे पीजेड के न्यूक्लियस से पास हो रहा है। इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग के अंदर आपके पास नोडल प्लेन कितने हो गए? नोडल प्लेन हो गए हैं 3। नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे यहाँ पर? नोडल प्लेन हो जाएंगे यहाँ पर 3। सो नोडल प्लेन इज इक्वल टू 3। इतना आपको कहानी समझ में आ गई पूरी? तो इस टाइप के क्वेश्चन जेई वाला पूछता रहता है, ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं कार्बोनिल के एनर्जी लेवल डायग्राम पर। आओ जरा समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आएगा, है ना? देखो कार्बोनिल में क्या है, कार्बोनिल में है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब जो कार्बन है बेटा, ये कौन से पीरियड का? ये है सेकंड पीरियड का। और सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट के पास कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं? 2s होता है, 1s होता है, और 2p होता है। ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, और ये हो गया 2p। मतलब टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो गए? टोटल एटॉमिक और वाइटल हो गए 5। कार्बन के पास टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो गए? 5। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भी हमें पता है कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का। तो इसके पास ये बेटा क्या क्या होगा? 1s होगा, 2s होगा, और 2p होगा। और हमें पता p ऑर्बिटल 3 होते हैं, कौन कौन से? 2px, 2py और 2pz। लिख देता हूं मैं, 2px, 2py और 2pz। मतलब ऑक्सीजन के पास भी टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने? टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल है 5। अब कहानी क्या है? अब कहानी क्या है, एक नोट डाल के लिख लो बेटा। बच्चे के दिमाग में क्या होता है, जब इतनी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आता है तो उसको लगता है कि सर देखो, कार्बन का 1s, कार्बन का 1s, बता रहा हूँ गलती क्या, बच्चों को समझ में क्या नहीं आता, कि कार्बन का 1s ऑक्सीजन के 1s के साथ ओवरलैप कर लेगा, कार्बन का 2s ऑक्सीजन के 2s के साथ ओवरलैप कर लेगा, और कार्बन का 2p ऑक्सीजन के 2p के साथ ओवरलैप कर लेगा, और यही कॉन्सेप्ट तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तुम कहोगे सर देखो ये भी 1s है और ये भी 1s है, दोनों की एनर्जी सेम है। यही क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे लिख लो बेटा, जो 1s है कार्बन का और जो 1s है ऑक्सीजन का, इनकी एनर्जी सेम नहीं है। जो 2s है कार्बन का, जो 2s है ऑक्सीजन का, इनकी एनर्जी सेम नहीं है। जो 2p है कार्बन का, जो 2p है ऑक्सीजन का, इनकी एनर्जी भी सेम नहीं है। यहाँ पे मैंने किस चीज का डिफरेंस करा है? यहाँ मैंने एनर्जी का डिफरेंशिएट करा है। समझ में आ रहा है कि आपने क्या पढ़ा है ना, आपने O2 मॉलिक्यूल पढ़ा है। इससे पहले अगर आप देखोगे आपके स्कूल में आपके टीचर ने या कोचिंग में आपके टीचर ने क्या पढ़ाया? O2, N2, है ना? तो बेटा वो होमो डाई एटॉमिक स्पीसीज है। अगर सपोज करो मैं बात करता हूँ N2 की, तो N2 में हो क्या रहा है? एक नाइट्रोजन एक दूसरे नाइट्रोजन के साथ ही तो कंबाइंड हो रहा है। तो नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, पर कार्बोनिल में जो बॉन्ड बना वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना है। कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी और ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं होती है। इवन आप चाहो तो यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लो, एनर्जी, एनर्जी ऑफ कार्बन एटॉमिक ऑर्बिटल, कार्बन एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनकी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है एनर्जी ऑफ, एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल। बस ये एक लॉजिक है, इस लॉजिक को हम देखेंगे। अभी हमने आपको सब कुछ बता दिया बेटा कि कार्बन का 1s ऑक्सीजन का 1s की एनर्जी मैच नहीं है, कार्बन के 2s ऑक्सीजन के 2s की एनर्जी मैच नहीं है, कार्बन के 2p ऑक्सीजन के 2p की एनर्जी मैच नहीं है। तो वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, नियरली सेम होती है, जिनके शेप सेम होते हैं, जिनके ओरिएंटेशन सेम होते हैं। अब कहानी सुनो, कहानी में बड़ा मजा आएगा। अब आपको मैं गारंटी दे रहा हूं,
अब ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये बहुत सारे बच्चों के तो दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, वो इतना सोच ही नहीं पाएंगे। तो भैया देखो, नहीं कर पाओगे तो अपना ही नुकसान करोगे। तुम्हारे पास ऑप्शन है, रिकॉर्डेड वीडियो है, तुम चाहो जितनी बार इसको पॉज करो, बैकवर्ड करो, जितनी बार देखना चाहो देखो, सुनना चाहो सुन। ठीक है, वाई एक्सिस पे बनानी है मुझे एनर्जी, है ना। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा और नीचे लेके जाता हूँ ताकि आराम से डायग्राम को पूरा बनाऊंगा। तो वाई एक्सिस पे बेटा क्या चल रही है हमारी, वाई एक्सिस पे हमारे पास चल रही है एनर्जी। अब बेटा देखो, एक तरफ लिखा मैंने कार्बन और एक तरफ लिखा मैंने ऑक्सीजन। पहले समझो कहानी। हमने बोला कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है। तो बेटा देखो, ये हो गया कार्बन का 1s और ये हो गया ऑक्सीजन का 1s। कहानी क्या हुई, कार्बन बोला ऑक्सीजन से कि तेरे पास 1s है, मेरे पास 1s है, आजा दोनों मिलके बना लेते हैं बॉन्ड। बता, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करा दे, तू भी अकेला मैं भी अकेला, क्यों अकेले बैठा, एक से दो हो जाना। तो बेटा ऑक्सीजन बोला कार्बन से कि भैया कार्बन, तुझे कुछ शर्म है कि नहीं है कि भाई तेरी एनर्जी 1s की और मेरी एनर्जी जो 1s की वो मैच नहीं हो रही। अगर हम बॉन्ड बना भी ले तो हमारा रिश्ता निभेगा नहीं, टूट जाएगा। तो क्या करे, कार्बन ने पूछा, तो तू बता क्या करे। उसने कहा देख, रिश्ता टूटे उससे अच्छा है रिश्ता बनाओ मत। इसका मतलब बेटा कार्बन के 1s और ऑक्सीजन के 1s ने डिसाइड करा कि भैया हमारी एनर्जी किसी के साथ मैच ही नहीं हो रही है, हमारा किसी के साथ ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अगर हम किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे मतलब हम किसी के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, तो बेटा किस फॉर्म में रहेंगे हम, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किस फॉर्म में रहेंगे हम, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनबीएमओ, तो एनबीएमओ की फुल फॉर्म है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बनते हैं, इसलिए बनते हैं क्योंकि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी किसी के साथ मैच नहीं होती, जैसे हमारा सल्लू भाई, सल्लू भाई की देखो आज तक एनर्जी किसी के साथ मैच ही नहीं हो रही है, तो वो शादी ही नहीं कर रहा। वो किस फॉर्म में रह रहा है, नॉन बॉन्डिंग की फॉर्म में रह रहा है। अब बेटा देखो, यहाँ पे मैं कुछ करेक्शन करूंगा, उस करेक्शन को ध्यान से देखना कि आपको पता है कि जब एस ऑर्बिटल के साथ या एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ या फिर एस ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल के साथ, है ना। एस ऑर्बिटल बेटा हमेशा जो भी बॉन्ड बनाते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एस ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ये डिसाइड किया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाते हैं ओवरलैपिंग करके, अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो बॉन्ड बनता है वही बॉन्ड के नाम पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम रखे गए। जैसे 1s जो है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने इनके नाम भी क्या हो गए, सिग्मा। तो सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा हमने 1s से चलना स्टार्ट करा, तो कार्बन का 1s ऑक्सीजन का 1s जो है वो किसी काम का नहीं रहा, वो नॉन बॉन्डिंग बन के रहा। अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब डिसाइड किया गया, कार्बन ने बोला कि भैया देखो 1s की एनर्जी तो मैच नहीं हो रही है। अब क्या हुआ बेटा देखो, कार्बन के पास एक अपना 2s है और कार्बन के पास अपना एक 2p है। समझ में आ रहा है कहानी। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, देखो जरा, थोड़ा सा इसको ऊपर बना लेते हैं। हाँ, अब ऑक्सीजन के पास भी अपना एक 2s है ना। ऑक्सीजन के पास भी क्या है, अपना एक 2s, और ऑक्सीजन के पास भी अपना एक 2p है। क्लियर है कि नहीं है। अब पहले बेटा उनको निपटा लेते हैं जो निपट सकते हैं। ये क्या है, ये है 2px, ये है 2py, ये है 2pz। इसका नाम होगा 2pz, 2py और 2px। कहानी सुनो, कहानी में मजा आएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था कि कार्बोनिल के अंदर एक हाइब्रिडेशन होती है। वो हाइब्रिडेशन कौन सी होती है, sp। वो हाइब्रिडेशन कौन सी है, sp। मतलब कार्बन का 2s कार्बन के एक 2p ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, हाइब्रिडेशन, और क्या बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनके नाम क्या होंगे, sp sp।
अब इन दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एक के अंदर होगा बॉन्ड पेयर, एक के अंदर होगा लोन पेयर। मतलब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये भी डिफरेंट एनर्जी पे चले जाएंगे। समझ में आया? ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये भी कहाँ चले गए हमारे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल भी डिफरेंट एनर्जी पे चले गए हैं। क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे आओ। तो ऑक्सीजन के अंदर भी हमें sp हाइब्रिडेशन मिलती है। तो होता क्या है, ऑक्सीजन का 2s ऑक्सीजन के 2p के साथ मिलकर बनाता है sp। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनाता है? दो। अब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है बॉन्ड पेयर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है लोन पेयर। तो बेटा ये दोनों भी कहां चले गए, ये दोनों भी डिफरेंट एनर्जी पे चले गए। अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदे पे ध्यान देना। जो इससे फायदा हुआ आप उस फायदे पे ध्यान देना तो आपको मजा आएगा। क्या फायदा हुआ इसको देखो। हुआ क्या बेटा, जब ये स्प्लिटिंग हुई तो ये जो ऑर्बिटल था और ये जो ऑर्बिटल था इनकी एनर्जी का गैप क्या हो गया, बहुत कम हो गया। इनकी एनर्जी का गैप क्या हो गया, बहुत कम हो गया। मतलब ऑलमोस्ट सेम एनर्जी पे ये लोग चले गए। तो ये दोनों ऑर्बिटल कंबाइंड हो गए। और जब ये दो ऑर्बिटल कंबाइंड हो गए तो बेटा एक चला गया लोएस्ट एनर्जी पे और एक चला गया हमारा हाईएस्ट एनर्जी पे। एक चला गया लोएस्ट एनर्जी पे और एक चला गया हमारा हाईएस्ट एनर्जी पे। तो आपको पता है लोएस्ट एनर्जी वाले का नाम क्या होता है, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हाई एनर्जी वाले का नाम क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया? पहले इतना समझो, आगे की कहानी सुनो। अब बेटा देखो, जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल था इसकी एनर्जी किसी के साथ मैच नहीं हुई। अब इसकी एनर्जी किसी के साथ मैच नहीं होगी। आपको पता है जिसकी एनर्जी किसी के साथ मैच नहीं होगी उसको क्या बन के रहना है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसी तरीके से इस वाले की एनर्जी किसी के साथ मैच नहीं हुई तो इसको भी क्या बन के रहना है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी तक आपने क्या क्या निपटा लिया, आपने कार्बन के 2s को और कार्बन के 2px को निपटा लिया। आपने ऑक्सीजन के 2s को और ऑक्सीजन के 2px को निपटा लिया। मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन के, दो एटॉमिक ऑर्बिटल किसके, ऑक्सीजन के। तो टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, चार। तो अगर ध्यान से देखोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बन चुके तुम्हारे पास, चार। जिसमें से दो है नॉन बॉन्डिंग, दो है हमारे नॉन बॉन्डिंग, एक है तुम्हारा बॉन्डिंग और एक है तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग। इसको एंटी बॉन्डिंग लिखो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? अब सुनो, अब आगे की कहानी सुनो। अब बेटा कार्बन के पास 2pz 2py बचा, ऑक्सीजन के पास क्या बचा, 2pz और 2py। अब क्या होंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल भी कंबाइंड होंगे। और जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे, कितने कंबाइंड हो रहे हैं, चार। तो फिर से नए बेटा चार हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल जाएंगे। आपको पता है, आपको पता है अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z होती है, क्या बोला मैंने, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मेरे पास z होती है तो px आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। उसी तरीके से अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तुम्हारी z होगी तो py आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इनके नाम क्या होंगे बच्चों, इनके नाम होंगे पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपके पास, ये आपके पास पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम है कार्बोनिल का। तो मैं, आप क्या करोगे, आप इसको अच्छे से बना लो। एक सिंगल स्लाइड पे पूरा बन नहीं पाया है, पर मैं क्या करता हूं आपको याद करने का तरीका बता देता हूं। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, देखो जरा यहां से मेरे साथ चलो। सबसे पहले दो नॉन बॉन्डिंग है, दो सिग्मा नॉन बॉन्डिंग है, फिर सिग्मा बॉन्डिंग है, उसके बाद सिग्मा नॉन बॉन्डिंग है, फिर तुम्हारे पास पाई बॉन्डिंग है, फिर सिग्मा नॉन बॉन्डिंग है और उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। तो तुम चाहो इस पूरे तामझाम की वजह आप ये भी याद रख सकते हो कि सन ने बताया था पहले आते हैं दो नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद आता है सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर आता है सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर आते हैं तुम्हारे पास दो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके बाद आता है सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर आते हैं दो पाई
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लास्ट में आता है सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो बेटा, कार्बन के पास 5 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास भी 5 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो गए? 10। तो अगर तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल काउंट करोगे ये भी 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ में आया? चलिए स्टार्ट करें। अब आते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल के अंदर तुमने कैलकुलेट कर रखे टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बोनिल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फिल करने के रूल्स वही रहेंगे, अब बॉब प्रिंसिपल है ना, एन प्लस रूल। तो पहले सबसे पहले लो एनर्जी वाले के अंदर फिल करेंगे। जब लो एनर्जी वाला पूरा फिल हो जाएगा तो हाई एनर्जी वाला फिल करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, तो बेटा पहला पॉइंट है होमो, HOMO। होमो की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर और वाइटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब क्या है इसका डेफिनेशन समझो बेटा। इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करते हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया उसको हम बोलेंगे होमो। लिख लो इसको, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर in which molecular orbital, in which molecular orbital known as homo, known as homo। अगर आप देखोगे कार्बोनिल, कार्बोनिल में जब आपने इलेक्ट्रॉन फिल करे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गया? NBMO के अंदर। तो कार्बोनिल का जो होमो होता है वो क्या होता है? सिग्मा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? कार्बोनिल का जो होमो होगा वो क्या होगा? सिग्मा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बेटा कुछ कहानियां हैं, उन कहानियों को ध्यान से सुन लो ताकि तुम्हें मजा आएगा। ये जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मतलब ना इसके अंदर बॉन्डिंग है ना इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग है, पर अगर आप ढंग से देखोगे ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के क्या है? नियर बाय है। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो लिख दूं एक लाइन, ये जो ऑर्बिटल है वो क्या है? नियर बाय एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बेटा यहाँ पे बुक्स के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, भले ही ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पर ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास है। तो इसके अंदर क्या होते हैं? स्लाइटली स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर। क्या होते हैं इसके अंदर? स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी, ये याद रख लेना, मैं यूज करूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, दैट इज लूमो। लूमो की फुल फॉर्म होती है लेटेस्ट अनऑक्यूपाइड, लेटेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर और वाइटल। बेटा देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा मुझे एक और इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो उस एक नए इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए जो ऑर्बिटल अवेलेबल है, जो मिनिमम एनर्जी वाला ऑर्बिटल अवेलेबल है, उसको बोलेंगे लूमो। जैसे अब मुझे अगर एक और इलेक्ट्रॉन फिल करना होता तो आप देखो यहां से लेके स्टार्टिंग से लेके यहां तक ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल्ड कंप्लीटली। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे हैं? ये हमारे कंप्लीटली फिल्ड है। तो नया इलेक्ट्रॉन भरना होगा, किसके अंदर भरेंगे? एबीएमओ के अंदर ही तो भर पाएंगे क्योंकि वही तो जगह है। तो लूमो की डेफिनेशन लिख लो, molecular orbitals available, molecular orbitals available for न्यू इलेक्ट्रॉन्स। एक नए इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अवेलेबल है उसको बोलते हैं लूमो। तो कार्बोनिल के केस में जो लूमो होता है वो होता है तुम्हारा पाई ए बी एमओ, पाई ए बी एमओ। अच्छा इसके तो नाम में ही एंटी बॉन्डिंग लगा है ना, तो ध्यान रखना इस लूमो के अंदर 100% एंटी बॉन्डिंग करेक्टर होता है। 100% एंटी बॉन्डिंग करेक्टर होता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिल का होमो एक एनबीएमओ है जिसके अंदर स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर है, पर कार्बोनिल का जो लूमो है वो एक एबीएमओ है जिसके अंदर 100% एंटी बॉन्डिंग करेक्टर है। अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 पे बेटा आपको फाइंड आउट करना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम।
दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं उसको बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कि कार्बोनिल में अगर कोई आपसे पूछे बताओ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो आप बोलोगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बेटा कितने बॉन्ड बने हुए दिख रहे हैं आपको, 3। इसका मतलब देखो बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2, बॉन्ड नंबर 3। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला समझो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे एनबी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? आओ जरा समझो, जब आपने कार्बोनिल में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए थे, ध्यान से देखना, ये देखो नॉन बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग है, ये तुम्हें पहला बॉन्डिंग मिला, इस बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर नॉन बॉन्डिंग मिला, फिर तुम्हें बॉन्डिंग मिला, इस बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, फिर तुम्हें नॉन बॉन्डिंग मिला। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया, 0। तो आप अगर चाहो तो इस फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट कर सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग इज 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग इज 0 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3। सो यहां से जो बॉन्ड ऑर्डर आया, उस बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। अब आता है यहां से पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 बेटा, पॉइंट नंबर 4 पे कुछ स्टार लगा लो। आओ ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। देखो जरा, इसलिए स्टार लगा लो, ये याद रखना इस लाइन को। अब एक क्वेश्चन की तरीके से कराता हूं, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन प्लस, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन इन कार्बोनिल प्लस। आपसे पूछा गया, चलो मैं ढंग से लिख देता हूँ रफ करके, हमारे पास तो इरेजर भी है, लिख लेते हैं, ढंग से लिख लेते हैं। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन इन कार्बोनिल प्लस। अब बेटा देखो, बच्चे दिमाग लगाएगा, वो कहेगा सर हमने पढ़ी है केमिकल बॉन्डिंग, हमारे टीचर ने सिखाया है 14 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब चाहे तुम 14 से ऊपर चलो या 14 से नीचे चलो, 0.5 कम करते रहना और तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बच्चा दिमाग लगाएगा, कहेगा सर कार्बोनिल प्लस है, इलेक्ट्रॉन 13 है, 13 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 5 है। अरे गोलू गलत हो गया तेरा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? ये लगेगा पर यहां नहीं लगेगा, ध्यान से। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर लिख लो, फिर समझाता हूं। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन का, किसके अंदर, कार्बोनिल प्लस के अंदर, वो होता है ग्रेटर देन 3। यही तो रीजन था बेटा, बीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसको एक्सप्लेन ही किसने करा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर थ्योरी ने। अब कैसे है ये ग्रेटर देन 3, वो समझाता हूं मैं, समझो। समझो, अगर मैं यहाँ पे कार्बोनिल का एनर्जी ऑर्डर डायग्राम बनाऊं, तो बेटा यहाँ पे देखो पहले क्या आ रहा है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर आया नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर आया सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर आया तुम्हारे पास क्या आया भैया, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके बाद आए पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर आया सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर आ गए दो, दो कौन से आ गए तुम्हारे पास, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सबसे ऊपर है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करो 14। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो बेटा ये तो पूरी की पूरी कहानी किसके लिए पढ़ाई है मैंने आपको, कार्बोनिल के लिए तो पढ़ाई है। पर जब आपको कार्बोनिल प्लस बनाना है, तो कार्बोनिल से एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, अगर मुझे कार्बोनिल से कार्बोनिल प्लस बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब आपको पता है, आप जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, आउटर मोस्ट शेल से निकालोगे या सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालोगे। मतलब आप इस इलेक्ट्रॉन को कहां से निकालोगे, होमो से निकालोगे, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गया था,
लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर गया था उसी को तो हमने होमो बोला था। तो अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालूंगा? होमो से निकालूंगा। अगर बेटा मैंने होमो से इलेक्ट्रॉन निकाला, होमो से क्या करा मैंने? होमो से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। अगर होमो से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो बेटा ये बताओ इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन से करेक्टर थे? स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर, क्योंकि होमो में जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा करेक्टर है? स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर। अगर होमो से एक इलेक्ट्रॉन निकला जो स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर था, वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ एंटी बॉन्डिंग करेक्टर लेके चला गया। मतलब एंटी बॉन्डिंग करेक्टर अगर चला गया तो एंटी बॉन्डिंग करेक्टर कम हो गया। आई थिंक कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, फिर से सुन लो। जब मुझे कार्बोनिल से कार्बोनिल प्लस पे जाना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो एक इलेक्ट्रॉन मैंने होमो से निकाला, होमो वाले इलेक्ट्रॉन के पास एक स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर था, तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकल के गया वो अपने साथ स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर लेके चला गया। समझ में आया? अभी मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या फॉर्मूला था? सो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान से समझना, लॉजिक समझना। जो इलेक्ट्रॉन निकला कार्बोनिल से कार्बोनिल प्लस बनाने में, जो एक इलेक्ट्रॉन निकला वो अपने साथ कौन सा करेक्टर ले गया? एंटी बॉन्डिंग करेक्टर। मतलब एंटी बॉन्डिंग करेक्टर डिक्रीज हो गया, और इस एंटी बॉन्डिंग करेक्टर डिक्रीज होने से बॉन्ड ऑर्डर हमारा इंक्रीज हो गया। इसलिए हम बोलते हैं इन कार्बोनिल प्लस द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन 3.0। ये आपको समझ में आ गया? बेटा ये कार्बोनिल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अब जो मैं नया वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा उस वीडियो में मैं ये सब इंफॉर्मेशन यूज करूंगा। ये ध्यान से बैठना, ध्यान से बैठना। ये पूरी इंफॉर्मेशन यूज करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करने वाला हूँ? पॉइंट नंबर 1 ध्यान से देख लो, फिर मत कहना सर ये हमें समझ नहीं आया। सबसे पहले कार्बोनिल का होमो होता है नॉन बॉन्डिंग, जिसके अंदर स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर होते हैं। कार्बोनिल का लूमो होता है एंटी बॉन्डिंग, जिसके अंदर 100% एंटी बॉन्डिंग करेक्टर होते हैं। कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 और कार्बोनिल प्लस का बॉन्ड ऑर्डर होता है ग्रेटर देन 3। आई थिंक कोई भी बेटा डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं हर एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई करता हूं, भले ही थोड़ा टाइम लेता हूं, 1-2 मिनट पर रिप्लाई कर देता हूं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा जल्दी से देख लें एक बार। तो आज हमने आपको थोड़ा सा कार्बोनिल के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि एक बार को ये आपको इंफॉर्मेशन दी कार्बोनिल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बोनिल के अंदर हाइब्रिडेशन क्या होती है, उसके बाद कैसे हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले, ये सब मैंने बनाया, आपको सिखाया। उसके बाद बेटा हम आ गए डायरेक्ट एनर्जी लेवल डायग्राम पे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में हमने ये सीखा कि कार्बन का 1s ऑक्सीजन का 1s की एनर्जी सेम नहीं है, कार्बन के 2s ऑक्सीजन के 2s की एनर्जी सेम नहीं है, ना ही 2p की एनर्जी सेम है। समझ में आई कहानी? चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों के साथ। थैंक यू बच्चों। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो, भैया एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना चक दे इंडिया। जरूर लिखना चक दे इंडिया, मुझे समझ में आ जाएगा कि तुमने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा है, अगर तुमने चक दे इंडिया लिखा है। चलो बच्चों मिलता हूँ मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें कोऑर्डिनेशन डिस्कस करूंगा क्लास 12 का। बाय बच्चों।